So, hello, letters. Welcome to IS Marathon back with the new lesson. And this is chapter 9, The Age of Gandhian Politics. लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसने जो कॉलोनियल टाइप के ब्रिटिश एम्पायर ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू की थी इंडिया पे, ठीक है, जमींदारी, महलवारी एंड जो हमने बात करी थी जो रियायतवारी सिस्टम होता है। लेकिन उसके अंदर एक दिक्कत है, वो ये दिक्कत है सर एंड मैम कि उसके अंदर एक और टॉपिक है, वो है इकोनॉमिक नेशनलिज्म का, और वो ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो वो लेसन एक तरह से अगर हम माने तो रिपीट है जो हमने पहले एक लेसन किया हुआ था, लेकिन उसका अपग्रेड वर्जन नहीं है। ठीक है, तो उसको आप जरूर देखना एंड सपोर्ट करना। ये वाले लेसन से हम जो है आगे का देखेंगे पार्ट। चैप्टर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। दिस इज द एज ऑफ द गांधीयन पॉलिटिक्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। उसके बाद बात करेंगे हम जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसके बारे में। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ रखा था कि 1920s में, ठीक है, जो नई लहर चली थी इंडियन नेशनलिज्म में, उस पर सबसे ज़्यादा कौन कौन सी फोर्सेस का रोल था। तो उसमें आप लिख सकते थे अगर आपने क्वेश्चन देखा हो अच्छे से, तो गांधीयन एंड उसके बाद रेवोल्यूशनरी फोर्सेस जो थी एंड सोशलिस्ट। ठीक है, तीन तरीके के थे। तो स्टार्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। सबने इसके बारे में सुना होगा, है ना। आगे जाके काफ़ी बड़ा बवाल होगा इस वाले कॉपरेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो 20th सेंचुरी का लास्ट जो लास्ट ईयर था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। जैसे रोलेट एक्ट लेकर के आया गया था। रोलेट एक्ट ने ही लीड किया था बाद में जलियांवाला बाग को। जलियांवाला बाग के कारण ही बाद में मार्शल लॉ लगा था। उसके साथ मोंटेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी आ गया था 1919 में, राइट। एंड इसने डायरची को क्या कर दिया था, इस्टेब्लिश कर दिया था इंडिया में। डायरची क्या होता है इसको आगे समझाऊंगा मैं। वैसे मैंने हमारे लक्ष्मीकांत वाली सीरीज है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अंदर डायरची को इन डिटेल समझाया हुआ, एक बार जाकर के उसको देख लेना। यहाँ भी समझा दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, तो 1920 के एंड में क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई चीज़ें नहीं बची थी कि वो अब अपने शासन को यहाँ पर लेजिटिमाइज कर सकें। ठीक है, तो नेशनल लीडरशिप बढ़कर के आ रही थी, बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे थे लोग, एंड लोगों को अब पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी लोगों के अंदर। ठीक है, जो नेशनलिस्ट लीडरशिप थी, जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसके अलावा जो रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट फोर्सेस थे, जो अदर पार्टीज भी थी इंडिया के अंदर, वो क्रिएशन कर रहे थे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का। इंडिया के अंदर प्रोपेगेंडा चला रहे थे अगेंस्ट दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं जेनेसिस क्या है मूवमेंट का। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो मुस्लिम्स की कंडीशन क्या थी उस टाइम पे। तो उनको मुस्लिम्स को ना एक बहुत बड़ा शौक लगा था, उनकी लॉयल्टी को देखा गया बाद में कि बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये प्रॉमिस किया था कि वर्ल्ड वॉर के बाद, जो वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद क्या किया जाएगा, जनरल ट्रीटमेंट किया जाएगा टर्की के साथ, क्योंकि टर्की के राजा को वो क्या मानते थे, खलीफा, है ना। तो खलीफा से नाम आया खिलाफत। तो ये खिलाफत यहाँ पर क्या है, खिलाफत मूवमेंट जो चला उसमें ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने एक भी प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, एंड जो खिलाफत लीडर्स थे उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया फिर, और वो किसके मदद से, गांधी जी के। तो ट्रीटी ऑफ सेवरस हुई थी, है ना, टर्की के साथ। उसने टोटल डिसमेंबरमेंट कर दिया था टर्किश एम्पायर का, खत्म कर दिया था टोटली। गांधी जी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, एंड वो टच में भी थे खिलाफत लीडर्स के। तो गांधी जी को इन्वाइट किया गया खिलाफत कॉन्फ्रेंस में 1990 में नवंबर में। तो गांधी जी ने कहा कि यार देखो, ऐसी ये बात कि अब ब्रिटिशर ने तुम्हारे साथ किया है धोखा, है ना, और वो अपने प्रोमिस करते हैं, फॉल्स प्रॉमिस करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं बस। ठीक है, कुछ करते नहीं आपके लिए ज़मीनी तौर पर। तो फरवरी 1920 में इन्होंने सजेस्ट किया कि जो खिलाफत कमेटी, उसको सजेस्ट किया कि एक नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाओ गवर्नमेंट के बिहेवियर के खिलाफ। ठीक है, तो खिलाफत कमेटी जो इलाहाबाद में हुई थी, याद है ना, खिलाफत कमेटी 1920 में इलाहाबाद। बहुत सारे फैक्ट है इस वाली स्लाइड में, देख लेना इसको, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आएंगे, है ना। खिलाफत कमेटी इलाहाबाद में इन्होंने बैठी थी जून 1920 में, और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो गांधी जी का सजेशन था, उसको एक्सेप्ट कर लिया। गांधी जी से कहा कि आप इसको लीड कीजिए। ठीक, तो मीनवाइल क्या हुआ कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी उनकी भी बैठक हुई 1920 में, है ना, उनकी भी बैठक हुई। और इस वाली बैठक में डिसाइड किया गया कि सितंबर में हम एक स्पेशल सेशन करेंगे जो कि डिसाइड करेगी कि कांग्रेस को आगे क्या करना चाहिए, है ना। तो अब बहुत सी चीज़ें सफ़र कर रहे थे, बहुत से लोग सफ़र कर रहे थे। टाउन्स में वर्कर आर्टिसंस की बहुत दिक्कत हो रही थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कंडीशन को, इसलिए क्योंकि लोअर मिडिल क्लास ये सब बहुत खतरनाक तरीके से फूड एंड एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए तड़प रहे थे। अब आगे जाके यही लोग जुड़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, राइट। रूरल पुअर की हालत भी ख़राब थी, पीसेस तो थे ही सही ख़राब और दुखी। अब देखो, फॉर्मल लॉन्च ऑफ द मूवमेंट कैसे होता है कि 1 अगस्त को 1920 में
इसको लॉन्च किया जाता है। और अगर हम देखें तो लोकमान्य तिलक जी, इनकी डेथ इसी दिन हुई थी, ठीक है, 1 अगस्त के दिन ही इनकी डेथ भी हो चुकी थी। एंड इसी दिन को डेड ऑफ मॉर्निंग में बनाया गया। उसके अलावा जो जो मूवमेंट का लॉन्चिंग किया गया, पूरी कंट्री में हड़तालें हुई, प्रोसेशंस किए गए जगह जगह पे, ठीक है, लोगों ने फास्ट रखे, प्रेयर्स को ऑफर किया। उसके अलावा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो अडॉप्शन था, जो कि पहले खिलाफत कमेटी ने स्टार्ट किया था, उसको कांग्रेस ने एक नई एनर्जी दी, ठीक है। और जनवरी 1921 से इसने क्या किया, इसने पूरी कंट्री में इसको फैलाना स्टार्ट कर दिया कांग्रेस ने। अब आपको समझाऊंगा मैं इसका जो मल्टी डायमेंशनल जो रोल रहा एंड किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हुई। जैसे देखिए, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ लाइफ में किस तरीके से रहा, इस तरीके से आंसर लिखोगे तब मज़ा आ जाएगा, ठीक है, पढ़ने वाले को भी, एग्जामिनर को अच्छे मार्क्स देगा, ठीक। तो बॉयकॉट्स ऑफ द स्कूल एंड कॉलेजेस, सबसे पहले तो ये हुआ कि पहले मंथ में करीब हज़ारों बच्चों ने, मैंने ऐसा अंदाजा लगा था कि लगभग 1 लाख लोगों ने, स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए। तो 800 नए नेशनल कॉलेज एंड स्कूल खोले गए पूरी कंट्री में, जिसमें लोगों ने बच्चों ने क्या लिया, एडमिशन्स लिए, ठीक है। बंगाल में काफ़ी सक्सेसफुल रहा। CR दास ने बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है यहाँ पे प्ले किया, प्रमोटिंग द मूवमेंट, जो स्वदेशी फीलिंग थी। सुभाष बाबू भी जो है वो प्रिंसिपल बने। उसके अलावा स्वदेशी स्पिरिट को काफ़ी बड़ा यहाँ पर फोर्स के साथ लॉन्च किया गया। पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा ये एजुकेशनल बॉयकॉट किया गया, ठीक है, तो जहाँ पर लाला लाजपत राय की लीडरशिप थी, ठीक। उसके अलावा बॉम्बे, यूपी, बिहार, उड़ीसा, असम, मद्रास में भी थोड़ी बहुत जो है वहाँ पर एक्टिविटीज़ देखी गई। नेक्स्ट आते हैं बॉयकॉट ऑफ द लॉ कोर्ट्स, ठीक। अब कानूनी तरीके से किस तरीके से इसको छेड़ा गया, देखो जो लॉ कोर्ट्स थे, जो अदालतें थी, वहाँ पर लॉयर्स ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया बहुत ही स्पेक्टेकुलर लेवल पर, है ना। जैसे CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, है ना, MR जयकर, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचारी, T प्रकाशम, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू भी थे। इन सब ने क्या किया, प्रैक्टिस छोड़ दी, है ना, ठीक। नेक्स्ट जो कि आन बान शान था इस बार पूरे मूवमेंट का, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, है ना। ये मोस्ट सक्सेसफुल आइटम है पूरे प्रोग्राम का कि फॉरेन क्लॉथ्स की होली जलाई जाए। वॉलंटियर्स किया काफ़ी सारे लोगों ने। भगत सिंह इस टाइम पे काफ़ी छोटे थे, लगभग वो उनका जन्म था 1907 और ये हुआ था 1921, ठीक है। तो लगभग वो 13-14 साल के रहे होंगे। उन्होंने भी घर घर जाकर के कपड़े इकट्ठे किए, फॉरेन क्लॉथ्स, एंड होलियाँ जलाएगी, ठीक है। तो दे वर द वॉलंटियर्स एट दैट टाइम। अब इसका असर क्या हुआ, इसका असर ये हुआ कि जो फॉरेन क्लॉथ की वैल्यू थी वो 102 करोड़ जो कि 1920 में था, वो घट करके सीधा हो गया 57 करोड़ इन 1921-22 में। समझ रहे हो, सीधा आधा। नेक्स्ट बात करते हैं पिकेटिंग ऑफ टोडी शॉप्स। पिकेटिंग का मतलब होता है धरना देना। यहाँ पर धरना दिया गया। अब किस तरीके से हुआ कि जो देखो इन सब चीज़ों में, जैसे कि मान लीजिए लिक्कर की शॉप हुई, अल्कोहल की शॉप हुई, तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया, धरना देना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट के रेवेन्यू खतरनाक तरीके से गिरने लग गए, है ना। एंड एक तरफ से प्रोपेगेंडा चल रहा था कि ये शराब पीना, अंग्रेजी शराब पीना देश की किसके खिलाफ है ना, देशभक्ति के खिलाफ है। उसके अलावा सेहत के लिए हानिकारक है। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वो जो ड्रिंक्स का हेल्दी होने के पीछे के कारणों को प्रोपेगेट कर रही थी ताकि लोग पीना ना छोड़ें, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे चीज़ें चल रही थी। या अरे इतना तक हो चुका कि जो बिहार और उड़ीसा में की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक लिस्ट बना दी कि दुनिया के जितने भी इतिहास में जितने महान लोग हुए, जैसे मोसेस हुआ है, अलेक्जेंडर हुआ है, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर, ग्लैडस्टोन, टेनी, इन सब ने ये सब लिख कर को एंजॉय करते थे। इस तरह की बातें और प्रोपेगेंडा उस टाइम पे चलाए गए हैं। बात करते हैं इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पार्टिसिपेशन, और इसी के पार्ट्स में एक आता है आपका पीसेंट मूवमेंट्स का, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ना काफ़ी सारे इंडायरेक्ट इफेक्ट भी होते हैं। तो जैसे कि अवध रीजन यूपी में था, वहाँ पर किसान और किसान मूवमेंट बड़े लेवल पे लोग इकट्ठे हो रहे थे, है ना। 1918 से इकट्ठे हो रहे थे वो लोग। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया नेशनलिज्म का। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे इन सब चीज़ों में। किसान मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते थे अच्छे लेवल पे, ताकि लोगों को जोड़ा जाए ज़मीन में। मालाबार जो केरला का रीजन था, वहाँ पर भी जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत प्रोपेगेंडा था बहुत अच्छी तरीके से हुआ। मुस्लिम टेनेंट्स ने अपने लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ ही जो है क्या कर दिया, हाँ, मूवमेंट चलाना स्टार्ट कर दिया, है ना। लेकिन वहाँ पर फिर दंगे हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, कम्युनल कलर ले लिया था इस चीज़ ने, क्योंकि लैंडलॉर्ड कौन थे, हिंदू थे, है ना। आसाम में जो टी प्लांटेशन थे और लेबरर थे वो भी स्ट्राइक पे चले गए। एंड उसके अलावा आसाम बंगाल रेलवेज में अगर हम देखें तो वहाँ पर
जो वर्कर्स थे ना उनको जॉब से निकाल दिया गया सबको एक साथ, तो उन्होंने वहाँ पर भी क्या कर दी, हड़ताल कर दी। जेम्स एन गुप्ता एक बंगाली नेशनलिस्ट लीडर थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया। उसके अलावा फॉरेस्ट लॉज को काफ़ी ज़्यादा डिफाई किया गया बाय दी आंध्रा पीपल एंड जो ट्राइबल पीपल थे उस टाइम पे, है ना। जो पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स थे राजस्थान के, उन्होंने भी मूवमेंट स्टार्ट कर दिए ताकि वो बेटर कंडीशन ऑफ लाइफ जी सकें, है ना। तो ये सब किसके पार्ट बन गए ओवरऑल, देखो एंटी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एंटी ब्रिटिश जो फीलिंग थी वो सबके अंदर जुड़ती गई थी, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने इन सब फोर्सेस को जो कई सालों से दबे हुए थे उनको उजागर किया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेस्ट फॉर रिलीजन। देखो पंजाब में अकाली मूवमेंट आ गया था, किसके खिलाफ आया था, जो वो महंत थे ना, करप्ट महंत जो प्रीस्ट होते हैं उनके खिलाफ ये एक अकाली मूवमेंट इन्होंने चलाया गया था। ये भी किसका पार्ट बन गया था इन जनरल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, ठीक है। और ये भी नॉन वायलेंस ही था, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर वायलेंस हुआ क्योंकि महंत को सपोर्ट कौन कर रहा था, गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट की रिएक्शनरी पॉलिसीज थी, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, गवर्नमेंट चुप तो नहीं बैठेगी, है ना। तो गांधी रीडिंग टॉक हुई थी उस टाइम पे, रीडिंग कौन था, वायसराय, है ना। इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो अली ब्रदर्स है ना, अली ब्रदर्स, चलो मुझे नाम बताओ अली ब्रदर्स के, एक का नाम तो शौकत अली, दूसरे का नाम क्या था, है ना, कमेंट सेक्शन में बताना अली ब्रदर्स दोनों भाइयों का नाम, है ना। तो ये लीड कर रहे थे खिलाफत मूवमेंट को। तो कहा गया कि गांधी जी इनको परसुएड करे अली ब्रदर्स को कि वो स्पीचीज, ऐसी स्पीचीज को रोका जाए या विड्रॉ करें जो कि वायलेंस को लीड करता है ना। तो रीडिंग क्या कर रहा था, गांधी जी और अली ब्रदर्स यानी कि खिलाफत मूवमेंट के बीच में एक दरार क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गांधी जी यहाँ पर स्मार्ट निकले, है ना। हालांकि जो लंदन से जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या बोला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वायसराय को ऑर्डर दे दिया कि ये जो बातें चल रही है ना, तो बातों को ख़त्म करो, बातों का टाइम नहीं है अब, है ना। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अभी बहुत ज़्यादा दूर तक जा रही है बात, इसको ख़त्म किया जाए। तो जितने भी वॉलंटियर कॉर्प्स थे उन सबको ख़त्म किया गया, है ना। उसके अलावा सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, अरेस्ट करने लगे अब बड़े लेवल पे लोगों को। चित्तरंजन दास यादव जो थे वो सबसे पहले पर्सन थे जिनको अरेस्ट किया गया। फिर इनकी वाइफ थी जिनको यूथ ऑफ बंगाल को भड़काने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर 2 महीने के अंदर 30,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। गांधी जी को भी कर लिया गया बाद में, है ना। रिप्रेशन काफ़ी चलता रहा। फिर पब्लिक मीटिंग असेंबलीज को बैन कर दिया गया, न्यूज़पेपर को गैग कर दिया गया, छापे पड़े बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मिडनाइट रेड्स हुई कांग्रेस में, खिलाफत ऑफिस में, ठीक है। तो इस तरीके की रिएक्शन पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपनाई, तो रिप्रेस किया बुरी तरह से। अब बात करते हैं विड्रॉल कैसे हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, एनसीएम का। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने कुछ बहुत रिलेंटलेसली इस पे काम किया और सबको इग्नोर किया, जितने भी अपीलें आ रही थी, है ना, जितने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस थी उसको लेकर के। बाद में गांधी जी ने लेटर लिखा वायसरॉय को कि या तो आप एक काम कीजिए कि जितने भी सिविल लिबर्टीज़ पे बैन लगाए ना उनको हटा दो, है ना, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दो, एंड नहीं तो फिर हम जो है एक मास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लेकर के आएंगे और वो लॉन्च कर देंगे हम, ठीक है। तो गांधी ने कहा, फिर वायसराय ने कोई एक्शन लिया नहीं, तो गांधी जी के पास कोई इनके पास चॉइस ही नहीं रही। तो गांधी ने अनाउंस किया एक मास सिविल डिसओबीडियंस बारदौली तालुका डिस्ट्रिक्ट ऑफ सूरत से, है ना, कि पूरी कंट्री में इस तरीके की हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को फैलाएंगे एंड बारदौली से स्टार्ट होगा, है ना। लेकिन ऐसा हुआ क्या, ऐसा कि नहीं हुआ। बारदौली में तो देखो नॉन टैक्स मूवमेंट इसके 6 साल बाद आया था, है ना। तो इसी बीच क्या हुआ कि चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा गोरखपुर का एक डिस्ट्रिक्ट था जिसमें कांग्रेस के वर्कर्स थे, खिलाफत प्रोसेशन, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। 5 फरवरी 1922 कुछ पुलिसमैन के इरिटेटेड बिहेवियर ने कुछ क्राउड के कुछ लोगों को भड़का दिया और क्राउड ने उन पर अटैक कर दिया। पुलिस ने ओपन फायर कर दिया, कुछ लोग मर गए इधर से। एंड तो इन लोगों ने क्या किया, पुलिस थाने में क्या करा, आग लगा दी, ठीक है। पूरी बिल्डिंग को ही आग लगा दी, जिसमें 22 लोग मर गए थे, 22 पुलिस वाले मर गए थे। एंड यही नहीं, जो पुलिस वालों ने भागने की कोशिश करी तो उनको काट भी दिया गया था, एंड उनको फिर ठीक है, और उनको फिर फायर में फेंक दिया गया, आग में, उनको जलती हुई आग में फेंक दिया गया। तो इस तरीके से ये बहुत ही हॉरिबल इंसिडेंट था। अब इस बात का जैसे गांधी जी को पता चला ना इस बात का, तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि ये तो बहुत ही हॉरर फैल गया, है ना, माहौल बहुत ही जो है गड़बड़ा गया है, तो ये टाइम है मूवमेंट को वापस लेने का। तो इन्होंने विड्रॉ कर दिया बिना किसी से पूछे, डिस्कस किए, ठीक। फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी को भी परसुएड कर दिया इन्होंने कि इनके जो डिसीजन उनको रेटिफाई करें। एंड 12 फरवरी 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया। गांधी जी का ये जो डिसीजन था टू विड्रॉ द मूवमेंट, ये वायलेंस
के चलते हुआ था, चोरा चोरी में, और एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल एक डिसीजन था। मोतीलाल नेहरू, CR दास, जवाहरलाल नेहरू, बोस, इन सब ने इस न्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा आक्रोश जताया था उस टाइम पे, है ना। एंड सुभाष चंद्र बोस ने भी ओपनली इसको क्रिटिसाइज किया था। बोलते थे कि कुछ लोगों की जो सिरफिरा जो हरकत की है उसका भुगतान पूरी कंट्री क्यों कर रहा है ना इस तरीके से। एंड ये भी एक कलंक के तौर पे माना जाता है गांधी जी के ऊपर, और ये भी कहा कि गांधी जी फेल किए एज अ लीडर, एंड उनकी ग्लोरी जो है ख़त्म हो चुकी थी उनके दिनों में, ऐसा माना गया था। अब सुनो रियल कारण, क्या कारण थे इनके। तो गांधी जी ने विड्रॉ क्यों किया मूवमेंट। तो पहला कारण तो ये था, गांधी जी ने बार बार कहा था कि नॉन वायलेंट मूवमेंट ही रहना चाहिए हमेशा पूरी कंट्री में, एक एक पार्ट के अंदर, ठीक है, नॉन वायलेंट नहीं वायलेंट, ठीक है। वो कहीं चाहता नहीं था कि वायलेंस हो। दूसरा, इन्होंने सोचा कि जो मूवमेंट था वो बहुत ही इजीली क्या हो सकता है, वायलेंट हो सकता है अब जो आने वाली स्थितियां होंगी, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल नेचर का मूवमेंट है, एंड अथॉरिटीज इससे प्रोवोक हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। तो ये कंसर्न तक बहुत बड़ा। नेक्स्ट, अगर वायलेंस हुआ कहीं भी कितनी भी मात्रा में क्यों ना हो, तो ये गवर्नमेंट इसको एक्सक्यूज मान लेगी पूरे मूवमेंट को दमन करने के लिए, ठीक है। और बहुत मैसिव अटैक होगा फिर मूवमेंट पे, काफ़ी सारे लोगों की जान जाएंगी, जेल में जाएंगे, कोर्ट कचहरी चक्कर सब हो जाएंगे। तो गांधी जी ने इस टाइम पे इसको ये सब सोच के मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा एनालिसिस क्यों ना किया कर लिया जाए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, NCM का। तो क्या ये मूवमेंट एक फेल्यूर था क्या। हाँ, आप सबको क्या लगता है, आप सबने पढ़ा इसको अच्छे डिटेल में, मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। गांधी जी ने प्रॉमिस किया था 1 साल में स्वराज ले आऊँगा अगर ये प्रोग्राम चला तो अच्छे से, लेकिन 1 साल के अंदर के बीच में काफ़ी सारी घटनाएं हो गई और विड्रॉ कर लिया गया। स्वराज का टेंजिबल इंटेंजिबल फॉर्म में कहीं तक दूर तक अता पता नहीं था। तो क्या ये सब व्यर्थ हो गया, क्या ये सब खराब हो गया क्या, है ना। मूवमेंट टोटली फेलियर हो चुका है। देखो ऐसा है कि NCM के बारे में कहा जाता है कि नहीं, ये बहुत मायनों में क्या हो चुका है, सक्सीड कर दिया इसने। कैसे किया। पहला कारण ये, इसने डेमोन्स्ट्रेट किया दैट इट कमांडेड द सपोर्ट एंड सिंपैथी ऑफ वास्ट सेक्शन ऑफ द इंडियन पीपल। चाहे ना तो उठा सकती है भारत की जनता, उनको उठाया जा सकता है, जगाया जा सकता है, और किसी बड़े मूवमेंट के लिए तैयार भी किया जा सकता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जो चार्ज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी थी, जो कि डफरिन के टाइम से बना दी गई थी इन 1888, could never again be held at the Indian National Congress। नेक्स्ट इसका सोशल बेस, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी रीच थी ना बहुत ज़बरदस्त थी। ये पीजेंट्स के पास गया, वर्कर्स, आर्टिसन, शॉपकीपर, ट्रेडर, प्रोफेशनल, वाइट कॉलर एम्प्लॉयज, इन सब ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था। लास्ट है इसका कि जो एक स्पेशल स्प्रेड था ना इसका, नेशन वाइड था, है ना। कुछ एरियाज में ज़्यादा एक्टिव थे, कहीं पे थोड़ा कम एक्टिव था, लेकिन कुछ एरियाज थे जहां पर इसका एक भी एक्टिविटी हमको देखने को नहीं मिलती, कोई साइन ऑफ एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो स्पेशल स्प्रेड था इसका, छिकरा हुआ, या हम बोल सकते हैं कि इसका विस्तार हुआ, ठीक है। तो सोशल बेस के बारे में बात करने की मैंने कहा था, तो कर लेते हैं। क्या कहा कहता था, पुअर डम मिलियंस, इंडियंस को पुअर डम बोला था, ठीक है भाई। देख लिया ना, मॉडर्न नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में इंडिया के पुअर लोगों ने क्या डेमोन्स्ट्रेशन किया उस टाइम पे NCM में पार्टिसिपेट करके। करेज, सेक्रीफाइस, फोर्टिट्यूड, इतने रिप्रेशन सहने के बाद, एडवर्सिटी सहने के बाद भी इन्होंने पार्टिसिपेट किए, नेशनल फ्रीडम के लिए किया, है ना। ये पहला ऐसा अटेम्प्ट था, ये फर्स्ट टाइम हो रहा था कि जिसमें जो नेशनलिस्ट थे वो टाउन्स में, स्टूडेंट्स स्कूल से, कॉलेजेस से, इवन एजुकेटेड और पॉलिटिकली अवेयर जो थे विलेजेस में, उन्होंने एक सीरियस अटेम्प्ट किया कि एक ऐसी आइडियोलॉजी लेके आए, ऐसा मूवमेंट लाया जाए जिससे कि सरकार का तख्ता पलट कर दें, हम देश को आज़ादी दिला दें। नेक्स्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे थी कि मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ा था, हालांकि वो खिलाफत मूवमेंट की वजह से ही क्यों ना रहा हो, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये नेशनल फ्रीडम के लिए गवर्नमेंट के साथ कुछ समझौते करने के लिए रही थी, ठीक है। ओके, तो कम्युनल यूनिटी, कम्युनल हार्मोनी रहा, डिस्पाइट, जो कि हालांकि हम जानते कि मालाबार में कुछ राइट्स हुए थे, उसके अलावा अगर हम देखें तो ओवरऑल कम्युनल यहाँ पर यूनिटी और कम्युनल हार्मनी थी। रिजल्ट क्या रहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली एक डेफिनेट सक्सेस यहाँ पर उन्होंने पाई, ठीक है। हालांकि अब्रप्ट एंड था, है ना। इसने क्या किया, सबसे पहले तो यूनिफाइड किया पूरे नेशन को, जितने भी हम बोलते कम्युनिटीज़ है उनको यूनिफाई करने की कोशिश की एज अ नेशन। तो काफ़ी सारे फर्स्ट वीक में तो काफ़ी सारे लोगों ने 90,000 लोगों ने, यहाँ पर 9,000 90,000 लोग थे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिए, गवर्नमेंट एंड स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए गए। फिर उसी टाइम पे 800 नए नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए गए, सब मैंने आपको पहले पढ़ा दिया गया है। बहुत से पॉपुलर रिनॉन
इंस्टीट्यूशन जो आज है, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ में, उसके अलावा काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, ये सब इसी टाइम की हैं। ठीक है, लॉयर्स ने क्या किया, अपनी वकालत छोड़ दी। ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने सेक्शन 102, 108 एंड 104 लगा दिया सीआरपीसी का, है ना। जितने जो भी लोग एजिटेशन करेंगे, और जो कांग्रेस के वॉलंटियर्स कॉप्स थी उनको क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया इलीगल। और फिर उसके बाद सब चीज़ें जो मैंने बताई, गवर्नमेंट के जो गांधी जी का जो डिसीजन था उसने काफ़ी लोगों को हताश किया, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको। ठीक, तो ये सब थे, चोरी चोरी कांड हुआ, ये सब हम इसके रिजल्ट में ही बात करते हैं। मूवमेंट खत्म हुआ, सस्पेंड हुआ, गवर्नमेंट ने गांधी के साथ काफ़ी स्ट्रांगली डील किया। फिर इनको इमीडिएटली क्या किया, अरेस्ट किया गया 10 मार्च 1922 को, है ना। 6 साल की जेल में इनको छोड़ दिया गया, येरावाड़ा सेंट्रल जेल, क्या येरावाड़ा सेंट्रल जेल में, पूना में। इसके अलावा जो नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन थे, गार्नर्ड मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द नेशनल लीडर्स, है ना। अब सब लोगों का जो ध्यान था वो जो है भटक चुका था फ्रॉम द मेन गोल, मेन लीडर्स खत्म हो गए थे, है ना। उसके अलावा मोतीलाल नेहरू, अली ब्रदर्स, इन्होंने सपोर्ट किया गांधी के रेजोल्यूशन को, गांधी रेजोल्यूशन को। इट रिसीव्ड अपोजिशन फ्रॉम प्रोमिनेंट लीडर जैसे कि एनी बेसेंट, पंडित मालवीय, CR दास। इसने गांधी जी के रेजोल्यूशन को क्या किया, अपोज किया। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या रहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी हमारी बातें यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर कोई नेशन, अगर इंडिया की हिस्ट्री में हम इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हैं, अगर विदेश में मान लीजिए लंदन में इसको पढ़ाया जाए या अमेरिका में इसको पढ़ाया जाएगा, तो इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा जैसे कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हुआ, लेकिन इसने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाई दूसरी डायमेंशन में। अगर हम देखें तो बिगेस्ट गेन क्या रहा कि इसने नया कॉन्फिडेंस लेकर के आ गया कॉमन पीपल के अंदर, एंड उनको फियरलेस रहने की शिक्षा भी दी, स्वराज्य लेने की कोशिश की, इसको पॉपुलर कर दिया इस टर्म को। इसी टाइम पे चरखा और खादी को यहाँ पर प्रमोशन किया गया एज अ सिंबल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और जो नेटिव वीवर्स थे, जो बुनकर थे, उनको नए एम्प्लॉयमेंट मिलने का यहाँ पर, और रिन्यूड एम्प्लॉयमेंट उनको मिली। ठीक, मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा कि इसने यहाँ पे लोगों का कॉपरेशन बढ़ गया। नेक्स्ट, यूनियनिमस यूनिफिकेशन हुआ पूरा एंटायर नेशन का बिहाइंड अ सिंगल कोज, एक कोज रहेगा हमारा देश, उसकी आज़ादी। ठीक है, इस तरह की बात है। ठीक, तो ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगले लेसन में बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। एंड मुझे पूरा भरोसा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में से अगर मेंस में कोई भी क्वेश्चन आता है उसको छोड़ोगे नहीं आप, हर डायमेंशन को यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेसन, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।